नमस्कार। माधवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है और हम प्राचीन भारत सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। प्राचीन भारत जानने के पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत में हम चल रहे थे। पुरातात्विक स्रोतों को हमने ख़त्म कर लिया था। उसके बाद हम साहित्यिक स्रोत में आए, जिसके अंतर्गत हमने वेद पढ़े, आरण्यक पढ़े, उपनिषद पढ़े, महाकाव्य पढ़े, अर्थशास्त्र पढ़े और उसी की कड़ी में आगे हम पढ़ रहे हैं प्रमुख संस्कृत साहित्य। प्रमुख संस्कृत साहित्य में सांस्कृतिक रचनाओं की बात करेंगे, जो कि संस्कृत के प्रमुख कवि कालिदास के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। अभी हम प्राचीन भारत इतिहास जानने के स्रोत में ही हैं और इसके बाद प्राचीन भारत का मूल पाठ शुरू होगा। शुरू होने से पहले ही इतना ज़्यादा डेटा जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये डेटा हालांकि ज़्यादातर लोग बीच में कवर करते हैं, लेकिन मैं इसे पहले इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपकी एक समझ विकसित हो जाए और तथ्यों का भी इसमें ज्ञान हो जाए। खाली आप देखें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो जितना मैंने यहाँ प्राचीन भारत इतिहास जानने के स्रोत में बताए हैं वो यहीं से बन जाते हैं। तो इनको बहुत ही बारीकी से देखना है और हो सकता है बोर्ड में चीज़ें समझ में ना आए तो मैं बोल रहा हूँ, आप पॉइंट आउट करते रहें, क्योंकि ये जो कंटेंट है जो भी है इसमें बहुत मेहनत लगती है छांटने में। और ये कंटेंट मैं इसलिए एक जगह लिख देता हूँ क्योंकि आपका नुकसान ना होने पाए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बिना कंटेंट के डायरेक्ट इसमें नोट डाउन करके भी बता सकता हूँ, लेकिन इसमें लिखने का उद्देश्य ये है कि उसमें बारीक से बारीक उस तथ्य को भी दे दिया जाए जो आपके लिए अनिवार्य है और जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। क्योंकि मैं ऐसी पढ़ाई नहीं करवाना चाहता कि आपको ज़्यादातर तथ्य का ज्ञान ही ना हो। यहाँ मैं ज्ञान का प्रदर्शन तो कर नहीं रहा कि मुझे जो बनता है मैं आपको केवल पढ़ा दूँ। यहाँ हर वो चीज़ें भी कवर करनी है जो बनते हुए भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो मैं हर एक चीज़ को यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इसमें भी आज हम पूरा प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं इसको ख़त्म कर देंगे और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें बचती हैं, उसे मैंने भी थोड़े से पेजेस में पिन आउट कर लिया है और उसमें भी महत्वपूर्ण डेटा संग्रह है। इतना डेटा आप देखिए, स्टार्टिंग में कोई नहीं पढ़ाते, बीच में ही पढ़ाते हैं। मैं जब खुद तैयारी कर रहा था तो मुझे इतना डेटा नहीं दिया गया है, तो इसके लिए मैंने कंटेंट छाटा है और उपयुक्त से उपयुक्त कंटेंट छाटा है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण हो। इसलिए मैं डेटा आपको पॉइंट आउट करके दे रहा हूँ क्योंकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम संस्कृत साहित्य की बात कर रहे थे। संस्कृत के जो प्रमुख कवि हैं कालिदास जी माने जाते हैं, तो इनकी रचनाओं की बात करते हैं हम। तो रचनाओं में सबसे पहले है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम, ऋतु संहारम से क्या तात्पर्य है, ये ग्रंथ किसके बारे में बताता है हमें? तो ऋतु संहारम, ऋतु पहले ही आ गई है, तो इसमें 6 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6 प्रकार की ऋतुएं कौन सी हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। ये उसके बाद बात करते हैं मेघदूत। तो मेघदूत, मेघ मतलब बादल होते हैं, जो बादल होते हैं हमारे उनको मेघ कहा गया है। तो इनकी परिकल्पना है कि बादल भी जब अलग होते हैं, पूर्वी मेघ और उत्तरी मेघ, कुछ इस प्रकार से। पूर्वी मेघ इधर होता है, उत्तरी मेघ, तो जब बादल अलग होते हैं तो इस तथ्य को उन्होंने प्रेमी और प्रेमिका के संदर्भ में लिया है और माना है कि इन दोनों को दुख होता है बादल के अलग होने से। तो उसमें बहुत ही मार्मिक कल्पना इन्होंने की है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त करके, कि बादलों का अलग होना दुख का प्रतीक है। इसमें वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार के इन्होंने वर्णन किया, मतलब बादलों के अलग होने, बिछड़ने की घटना को दुख रूप में इन्होंने व्यक्त किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कुमार संभवम। कुमार कौन थे? कुमार शिव और पार्वती के पुत्र थे, भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र थे। तो कार्तिकेय के बारे में इसमें कार्तिकेय की जन्म कथा का विवरण है। फिर बात करते हैं रघुवंशम। तो रघुवंशम में मुख्यतः राजा दिलीप को पात्र बनाया गया है और उनके समेत इक्ष्वाकु वंश आप पढ़ेंगे आगे चल के। इक्ष्वाकु वंश के 40 राजाओं की जीवनी इसमें वर्णित है, जीवन चरित्र इसमें वर्णित किया गया है। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम में शुंग राजा अग्निमित्र है। जब आप पुष्यमित्र शुंग वगैरह पढ़ेंगे शुंग शासन काल में, तो उसी में अग्निमित्र का भी नाम आएगा। प्रमुख शासक थे ये और बहुत ही प्रतापी शासक थे। तो अग्निमित्र और उनकी जो प्रेमिका थी मालविका, उनकी प्रणय कथा है, उनके मिलन संबंध के बारे में इसमें बहुत ही वात्सल्य रूप में और प्रेम रूप में वर्णन किया गया है। विक्रमोर्वशीयम की बात करते हैं तो इसमें भी पुरुरवा पात्र हैं, ये पुरुरवा और उर्वशी की प्रणय कथा यानी मिलन की बात की गई है, प्रेम की बात की गई है। अभिज्ञान शकुंतलम ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है और कालिदास की जो ये ऋतु संहारम है
ये पहली पुस्तक है जो उन्होंने रची थी। अभिज्ञान शकुंतलम में हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत, तो दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, उनके बिछुड़ने की घटना को इसमें अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णित किया गया है। इस कथा को वर्णित किया गया है वियोग में। और ये रानी शकुंतला जो थी ये कर्ण ऋषि की पुत्री थी, और वो भी कौन सी पुत्री थी? कर्ण ऋषि की तो कोई पुत्री वैसे थी नहीं, तो ये गोद ली हुई पुत्री थी जिसको इन्होंने पाला था, शकुंतला को। तो राजा दुष्यंत से विवाह हुआ था, और इन्हीं के वियोग के बारे में, इनके अलग होने की कथा है अभिज्ञान शकुंतलम में। फिर प्रमुख बात करते हैं, हम यहाँ पे साहित्य की बात कर रहे हैं, संस्कृत साहित्य की, जिसके रचनाकारों की बात कर रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप नोट करते चलिएगा, या कोई ऐसी डेटा बुक आपके पास हो जिसमें सब दिया हो तो उसको अंडरलाइन करते चलिएगा और याद करने की भी कोशिश करना है। फिर बात करने हैं भारवी, जो हमारे कवि है भारवी, इनकी रचना है कीर्तार्जुनम, किरात अर्जुनियम, ये भारवी की है। श्रीहर्ष की है नैषधीय चरित्रम, जो कि महाकाव्य कहलाता है, नैषधीयम चरित्र। फिर भास की है स्वप्नवास दत्ता, उसको भी लिख लेंगे। विशाख दत्त जो प्रमुख कवि माने जाते हैं गुप्तकालीन, उन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की है और देवी चंद्रगुप्तम की रचना की है। तो ये दो इनके प्रमुख काव्य माने जाते हैं। हर्षवर्धन जो स्वयं शासक थे, उन्होंने भी कुछ ग्रंथों की रचना संस्कृत में की है, जिसमें से प्रमुख है रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद। जब आप नागानंद पढ़ेंगे उसमें नाग की कहानी है, ये बहुत ही रोमांचित कहानी है, आपको यदि मैगजीन में पढ़ने को मिले जरूर पढ़िएगा। भवभूति की बात करते हैं, भवभूति भी प्रमुख कवि में थे, प्रमुख साहित्यकार में थे। इन्होंने मालती माधव, उत्तम रामचरित्र और महावीर चरित्र, तीन लोगों का चरित्र लिखा, मालती माधव, उत्तम रामचरित्र और महावीर चरित्र। राजशेखर की प्रमुख रचना यूपीपीसीएस के क्वेश्चन जो प्रीवियसर है उसमें आया करते हैं कि कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, तो कर्पूर मंजरी आप देखेंगे ये राजशेखर की रचना है। राजशेखर वास्तव में जो प्रतिहार शासक थे, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल, उनके दरबारी कवि थे। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल, ये दोनों की ये दरबारी कवि थे और ये नाटककार भी थे, इनमें दोनों कलाएं थी। उसके बाद ये इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं जिसको यहाँ लिखा गया है बाल रामायण, बाल भारत, जो कि बाल भारत किसकी रचना है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आगे पीसीएस में। तो राजशेखर की रचना है बाल भारत, इसको प्रचंड पांडव भी कहते हैं। फिर है विद्यसाल भंजिका, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। कर्पूर मंजरी तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस का, ये जरूर देख लेना है। और काव्य मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान, तो ये देख लीजिए आप, इनकी राजशेखर की प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे बात करते हैं हम गद्य साहित्य की, तो हम सीधे चले आते हैं संस्कृत साहित्य के बाद गद्य साहित्य में क्या है, तो बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित्र एवं कादंबरी। हर्षचरित्र क्योंकि बाणभट्ट हर्ष के समय में थे, हर्षवर्धन के समय में थे, तो हर्षचरित्र उन्होंने लिखी है और कादंबरी, ये दो इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। जो आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो हर्षवर्धन के बारे में लिखने में इनका प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। दांडी के 10 कुमार चरित्र आपने सुना होगा कि किसकी प्रमुख पुस्तक है? 10 कुमार चरित्र इन्हीं की पुस्तक है, 10 कुमार चरित्र, ये दांडी की पुस्तक है। बाकी इन्होंने काव्यदर्श और अरंत सुंदरी लिखा है, अरंत सुंदरी, 3 पुस्तक है, काव्यदर्श, 10 कुमार चरित्र और अरंत सुंदरी। इनको लिखते जरूर चलिएगा, इतना महत्वपूर्ण डेटा छूटना नहीं चाहिए। फिर ऐतिहासिक साहित्य की बात करते हैं, जो इतिहासों से रिलेवेंट है। ये अभी तक तो हम गद्य और पद्य साहित्य की बात कर रहे थे, अब ऐतिहासिक साहित्य की बात कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से ही राजा के प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे केंद्रित है। तो देख लेते हैं पद्मगुप्त परिमल एक ग्रंथ है, जो राजा मुंज थे, परमार के राजा मुंज। आपने राजा भोज के बारे में सुना होगा भोपाल में, ये परमार वंशी शासक ही थे, उन्हीं में प्रमुख शासक थे राजा मुंज। तो पद्मगुप्त परिमल जो है, पद्मगुप्त परिमल 9 सहसांग चरित्र इनकी प्रमुख रचना है, 9 सहसांग चरित्र इनकी प्रमुख रचना है। विल्लण जो कि प्रमुख माने जाते हैं, इनका मैच द फॉलोइंग में अक्सर क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस में, तो विल्लण के बारे में जान लीजिए। विक्रमांक देव चरित्र, कल्याणी जब आप पढ़ेंगे
चालुक्यों के बारे में, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, चालुक्य भी कई प्रकार के कई क्षेत्र में थे। तो उनमें जो कल्याणी के चालुक्य थे उनमें विक्रमादित्य 6वें नंबर के जो थे, उपाधि होती थी विक्रमादित्य मुक्ता, नाम उनका अलग होता था। जैसे विक्रमादित्य उपाधि होती थी, जो कोई सौर का काम करता था उन्हें विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, यानी विक्रमादित्य जैसे। तो यदि पहले कोई हो चुका है तो यदि दूसरा विक्रमादित्य जैसे कोई गुण रखता है तो विक्रमादित्य द्वितीय की संज्ञा दे देते हैं, फिर विक्रमादित्य तृतीय। ऐसे ही ये हमारे जो बिल्लड़ थे इन्होंने विक्रमांक देव चरित्र, कल्याणी के जो चंद्रगुप्त ये विक्रमादित्य थे, विक्रमादित्य षष्टम, उनके बारे में जीवन चरित्र का वर्णन बिल्लड़ ने किया। कल्हण को कौन नहीं जानता, कल्हण की राज तरंगिणी हम आज भी जानते हैं। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, कश्मीर के इतिहास के वर्णन के साथ ये संस्कृत ये जो है ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि क्रमबद्ध विवरण समेत है, ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें क्रमबद्ध जानकारी दी गई है कल्हण की राज तरंगिणी में। और ये मुख्यतः जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन 12वीं शताब्दी में करता है। और उस समय जब ये कल्हण ने राज तरंगिणी की रचना की उस समय कश्मीर के शासक हुआ करते थे जयसिंह। अब आगे बात करते हैं हम हेमचंद्र। हेमचंद्र ने कुमारपाल चरित्र रचना की है। कुमारपाल चरित्र, ये कुमारपाल मुख्यतः ये पात्र होते थे और इनके बारे में इनके ये दरबारी कवि होते थे, दरबारी रचनाकार होते थे जो उनके बारे में ग्रंथ लिखा करते थे, उनके बारे में पुस्तकें लिखा करते थे, उनकी जीवनी, उनकी शौर्य गाथा, विजय गाथा, इन सब का वर्णन किया करते थे। तो ये हेमचंद्र ने किया कुमारपाल चरित्र का वर्णन। इसे द्वयाश्रम महाकाव्य भी कहते हैं। तो ये चूंकि यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन है हेमचंद्र, इसको जान लेते हैं। इस तरह की शब्दावलियां पूछी जा सकती हैं कि द्वयाश्रम महाकाव्य किसे कहते हैं या द्वयाश्रम महाकाव्य की रचना किसने की, तो हेमचंद्र ने की है। फिर जान लेते हैं जयानक, जब पृथ्वीराज के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली सल्तनत में, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जब पढ़ेंगे और जयचंद के बारे में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि इनके दरबारी कवि हुआ करते थे जयानक। पृथ्वीराज के जैसे चौहान के दरबार में जगनिक रहा करते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी है, पृथ्वीराज रासो लिखी है। चंद्रबरदाई के बारे में भी आप पढ़ेंगे जो पृथ्वीराज चौहान के ही दरबार में रहा करते थे। ये जयानक, इन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी है। पृथ्वीराज विजय में इन्होंने क्या वर्णन किया है, पृथ्वीराज चौहान ने जितने भी युद्ध जीते हैं और जितने भी युद्ध में इन्होंने बहुत ही वीरता के साथ जीता है, जिसमें कम से कम उनकी सैनिकों की हानि हुई है, कम से कम सैनिक मारे गए हैं और वीरता के साथ। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये तथ्य कहा जाता है, ये ऐसी मिथ भी हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो ये पीछे वाला भाग था, पीठ जिसको बोलते हैं, तो पीठ काफी चौड़ी थी। यदि उनके पीछे दो आदमी भी खड़े हो जाए तो कहते थे कि वो पूरा ढक लेते थे। तो उनके शौर्य और पराक्रम की गाथा इसमें है जयानक में, पृथ्वीराज विजय में। वाकपतिराज की प्रमुख पुस्तक है गौड़वाहो। इसके बारे में 100% आपने नहीं सुना होगा गौड़वाहो जैसे कोई ग्रंथ, लेकिन ये सब आए हुए क्वेश्चन है, पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, हरियाणा पीएससी, झारखंड पीएससी, हिमाचल प्रदेश पीएससी, तो आप इस तरह उत्तराखंड पीएससी, इन सब पीएससी को सॉल्व करिए। यूपीएससी के भी आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन जरूर लगाएं और क्वेश्चन ऐसे नहीं लगाने, क्वेश्चन के साथ जो कॉन्सेप्ट बुक आती है उसको लगाना है। तो आप पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं मैच द फॉलोइंग में आए हुए हैं, तो कहीं डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया है रचना के साथ ऑप्शन देके, तो कहीं पे सही और गलत छांटिए में आ जाता है। तो ये चीजें हैं, तो इनके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। अपने जीके का स्टैंडर्ड उठाना भी बहुत जरूरी है। आप किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा डिटेल ही पढ़ें, क्योंकि डिटेल पढ़ी हुई चीजें हमारे दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट सेट करती हैं और हमें चीजें लिंक हो जाती हैं। हम कई चीजें नहीं पढ़े रहते फिर भी लिंक करके हम बहुत से उत्तर खोज लेते हैं, कारण है कि हम डिटेल अध्ययन जो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संध्याकर नंदी की रामपाल चरित्र, राजा रामपाल के बारे में वर्णित है। अब हम कथा साहित्य की बात करते हैं। कथा कहानी हम सब सुनते हैं, कहीं सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, है ना, कई पंचतंत्र की कहानियां सुनते हैं। तो कथा और कहानियों की बात करें तो सबसे पहले आप, वैसे तो विष्णु शर्मा की आपने पंचतंत्र के बारे में एक मैगजीन आती है छोटी सी, उसमें पंचतंत्र रहता है जिसमें नटखट कहानियां रहती हैं, ऐसा लोग मानते हैं, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं। तो विष्णु शर्मा की जो है पंचतंत्र आप पढ़िए, ये कथा साहित्य। कथा साहित्य मतलब इसमें कहानियों का विवरण रहता है, केवल कथाएं रहती हैं। ये कथाएं मिथ भी हो सकती हैं और सत्य भी हो सकती हैं।
ये तो जानकार ही जान सकते हैं, सामान्य आदमी के बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी हम इन्हें सही मान के चलते हैं। दूसरी चीज है क्षेमेंद्र, एक महत्वपूर्ण रचनाकार थे जिन्होंने रचना की है बृहत कथा मंजरी की। क्षेमेंद्र ने रचना की है बृहत कथा मंजरी की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। उसके बाद आप बात करेंगे सोमदेव की। सोमदेव ने रचना की है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर इनका प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद बात करते हैं नारायण भट्ट। ये नारायण भट्ट संस्कृत शिक्षा का, यदि संस्कृत शिक्षा का कोई पहला ग्रंथ माना जाता है तो नारायण भट्ट का ही माना जाता है। इसको बोलते हैं हितोपदेश, हित का उपदेश। तो इसमें क्या वर्णन किया गया है नारायण भट्ट की पुस्तक हितोपदेश में, तो इसमें अपना हित किस बात पे है, कुल मिला के ये थोड़ा सा स्वार्थ निहित पुस्तक है जिसे इन्होंने संस्कृत में लिखा है। कुल मिला के आत्म विकास की बात इन्होंने इसमें की है। जो आप पढ़ेंगे संस्कृत में है, जैसे आप चाणक्य नीति पढ़ते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी पुस्तक है ये हितोपदेश भी। फिर है अमरकोश, जो राजा अमर सिंह ने लिखी है। अमर सिंह राजा नहीं थे, सॉरी, ये रचनाकार थे। रचनाकार मतलब लिखने वाले, निबंधकार आप मान सकते हैं इन्हें। अमरकोश लिखी है। तो अमरकोश में इन्होंने महत्वपूर्ण शब्द, जैसे आज की डिक्शनरी होती है वैसे अमरकोश हुआ करता था उस समय का, जिसे विश्वकोश की संज्ञा हम देते हैं। विश्वकोश वही कि जिसमें शब्दों के अर्थ दिए हो, तो संस्कृत के महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ इसमें दिया होता था और बहुत से हिंदी शब्दों का भी अर्थ इसमें दिया हुआ है अमरकोश में। फिर हम बात करते हैं, ये तो हमारी हो गई कौन सी, संस्कृत साहित्य की बात। तो साहित्यिक स्रोत यहाँ से हमारे खत्म हो जाते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें ये सब कवर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी यात्री विवरण में। तो विदेशी यात्री विवरण में सबसे पहले हम देखते हैं यूनानी रोमन लेखक आए। तो विदेशी यात्रियों से भी हमें पता चलता है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत से ग्रंथ की रचना की कि भारत की वास्तविक स्थिति, भारत की प्राचीन स्थिति क्या थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी क्रमबद्ध साक्ष्य तो प्राप्त हुए नहीं है। इस कारण से हमें बहुत सारे साक्ष्यों के लिए विदेशी लेखकों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें सिकंदर के आक्रमण जो 325 बीसी के आसपास हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासन करते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य और प्रधानमंत्री जो उनके थे चाणक्य, इनकी बुद्धिमत्ता के कारण हमने सिकंदर के आक्रमण को विफल कर दिया था। लेकिन इसकी भी स्पष्ट व्याख्या हमारे जो भारतीय प्राचीन दर्शन है वहां कहीं नहीं मिलता है। भारतीय प्राचीन ग्रंथ में, प्राचीन इतिहास में क्रमबद्ध विवरण चंद्रगुप्त मौर्य का तो मिलता है, लेकिन सिकंदर के आक्रमण का कोई नहीं मिलता है। तो सिकंदर के आक्रमण का जो प्रमुख ग्रंथ है उसके लिए हमें विदेशी शासकों, विदेशी लेखकों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो विदेशी लेखकों में सबसे पहले भारतीय शासकों में पहले ये बात आप जान लीजिए कि भारतीय शास्त्रों में सिकंदर आक्रमण की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। इसलिए हमें यूनानी रोमन तो आप समझ ही रहे हैं, ईरान के आसपास वाला क्षेत्र, रोमन सभ्यता वहां बसी हुई थी, तो यूनानी रोमन ग्रंथों पे हमें आश्रित रहना पड़ता था। फिर बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण के समय क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के समय बहुत से विद्वान भी यहाँ थे, तो सिकंदर के आक्रमण से पहले ही यहाँ आ गए थे। तो ड्यूरेशन ऐसा था कि सिकंदर आक्रमण के लिए उस पार थे, यानी अफगानिस्तान के क्षेत्र में थे, लेकिन बहुत से विद्वान भारत में राजदूत बन के निवास कर रहे थे अलग अलग शासकों के यहाँ। तो इनमें से कुछ शासकों की बात करें तो स्ट्रैबो और जस्टिन ने अपने ग्रंथों में सेंड्रोकोट्स, क्योंकि स्पष्ट नाम तो लिख नहीं पाते थे, यूनानी थोड़ा लैंग्वेज अलग थी, तो उन्होंने सेंड्रोकोट्स नामक राजा का बार बार अपने ग्रंथों में बखान किया, बार बार वर्णन किया। और इस सेंड्रोकोट्स की जो पहचान है बाद में विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की, कि सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। ये ऐसा परिचय विलियम जोन्स ने दिया। तो विलियम जोन्स ने बताया कि सेंड्रोकोट वर्ड का जो मतलब है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। फिर है प्रमुख की बात करते हैं, स्ट्रैबो, प्लिनी, डायोडोरस, एरियन, ये सब क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं, मतलब बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। इनके जो ग्रंथ हैं हमारे प्राचीन साहित्य में भी संदर्भित हैं, और इन्हीं के ग्रंथ के आधार पे भारत की बहुत सारी स्थितियों का वर्णन हम करते हैं अपने ग्रंथों में। फिर बात करते हैं ट्रेसियस की बात करते हैं। ट्रेसियस कौन था? ट्रेसियस ईरानी राजवैद्य था। तो ट्रेसियस ने भी कुछ अपने ग्रंथों में भारत की प्राचीन स्थिति की व्याख्या की है, लेकिन चूंकि ट्रेसियस राजवैद्य होने के कारण राजाओं के संपर्क में ज्यादा नहीं रहा, ज्यादातर वो संपर्क में रहा है ईरानी शासकों के ही। तो
ईरानी शासकों के संपर्क में रहने के कारण ईरानी शासकों ने दूसरे राजा के संदर्भ में जो भी उसे जानकारियां दी तो अपने ग्रंथ में उसने लिखा। तो इस तरह की कुछ जानकारियां हमें प्राचीन भारत जानने के स्रोत में प्राप्त होती हैं। फिर बात करते हैं हेरोडोटस। कौन नहीं जाता हेरोडोटस को? हेरोडोटस इतिहास के पिता, इतिहास के पिता, क्योंकि इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक थी। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पुस्तक है जिसमें भारत और फारस के व्यापारिक संबंधों की व्याख्या की गई है। भारत और फारस में व्यापार किस प्रकार होता था, रेशम से लेकर सोना चांदी तक का व्यापार, इसकी व्याख्या इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक में की है। निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस ये प्रमुख रचनाकार हैं, बहुत प्रमुख रचनाकार हैं जो सिकंदर के साथ आए थे। तो इनके ग्रंथों में भी भारत की जानकारी हमें मिलती है। हालांकि सिकंदर भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था। कुछ ग्रंथ मानते हैं कि रावी नदी के तट के आसपास ही आ गए थे, लेकिन उससे ज्यादा अंदर नहीं आ पाए थे। यदि सिकंदर अंदर आ जाता तो स्थितियां थोड़ी और होती। फिर मेगास्थनीज, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। राजदूत भी किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो ये सिकंदर के सेनापति थे जिनका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हें भीषण परास्त किया था। स्ट्रैबो जस्टिन एरियन ने इनके बारे में यह कहा है कि लाखों की सेना लेके सेल्यूकस निकेटर की सेना को चंद्रगुप्त मौर्य ने रौंद डाला और इसके बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य का समझौता होता है। इन्हें अपनी पुत्री भी देना पड़ता है। तो उस संदर्भ में हम देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं मेगास्थनीज की। इंडिका बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था का चित्रण मिलता है। तो इंडिका में इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था है उसका भी वर्णन किया, लेकिन वर्ण व्यवस्था को इन्होंने सराहा है। इन्होंने कहा कि अन्य देशों में जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच का भेदभाव किया जाता है, ऐसा भारत में नहीं है। ऐसा मेगास्थनीज ने अपने इंडिका पुस्तक में कहा है। उसके बाद बात करते हैं हम डाइमेकस की। डाइमेकस सीरिया, सीरिया आपने सुना होगा जो आज ISIS का गढ़ है। सीरिया के राजा हुआ करते थे आंतियोकस। आंतियोकस, जब आप महाजनपद के बाद वंशावली पढ़ेंगे तो उसमें बिंदुसार का वर्णन आएगा। तो बिंदुसार के राज दरबार में आए थे डाइमेकस, डाइमेकस जो कि सीरियाई राजा अंतियोकस का दूत था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डायनोसिस या डायनोसियस, डायनोसिस या डायनोसियस। तो इसके बाद हम ये भी सम्राट अशोक के बारे में आप जानते होंगे। सम्राट अशोक के राज दरबार में आया था डायनोसियस। ये मिस्र, जो आज आप अफ्रीका में कॉर्नर में देखते हैं मिस्र, जहां स्वेज नहर बनी हुई है, तो मिस्र के राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फस। इनके राजदूत के रूप में आए थे भारत में डायनोसियस। फिर भारत में ही रह गए, भारत में ही अशोक के दरबार में रहे। अशोक के बारे में जो व्याख्या है, हम अशोक के बारे में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके बारे में पूरा। इसके बाद भी थोड़ी सी जानकारी है, एक सेकंड।